चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स, यानी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उनको जो जो भी राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। अब बेसिकली ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी आपने कंपनीज एक्ट में कवर कर रखे हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स आपका जो पेपर है आरसीडी उसमें भी ऑलरेडी कवर है। यहाँ पे बेसिकली हमें ओनली पॉइंट्स चेक करना है। चलो इजी सा ही चैप्टर है एकदम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट में क्या क्या राइट्स गिवन है किसको, शेयर होल्डर्स को। देखो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात कर लें, क्या क्या राइट्स होते हैं। आपको नोटिस मिलेगा, ठीक है, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं ऑडिटेड उनकी कॉपी मिलेगी। इसके अलावा जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आप मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो, आप वहां पे वोटिंग कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप पब्लिक कंपनी में हो प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, पर पब्लिक में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी के जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स रजिस्टर्स वगैरह है आप उनको इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक जो राइट्स अवेलेबल है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि आपको कॉपी मिल जाएगी किस किस की, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। देन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी एमडी के साथ में या होल टाइम डायरेक्टर के साथ में करती है, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही है, जनरल मीटिंग्स हो रही है कंपनी में, आपको उसका नोटिस मिलेगा 21 क्लियर डेज पहले, ठीक है। देन कंपनी में बहुत सारे जो भी रजिस्टर्स होते हैं जैसे मिनट्स बुक्स हो गए, या डायरेक्टर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड है, जो कि मैनेजरियल पर्सनल्स हैं उनके रजिस्टर, डायरेक्टर के रजिस्टर्स, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, देन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब जो भी रजिस्टर्स वगैरह हैं वो रजिस्टर्स जो है वो पर्सनली जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देन एजीएम और ईजीएम हो रही है तो आप वहां पे मीटिंग में अटेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली आप मीटिंग में वोट कर सकते हो, आप पर्सनली भी जा सकते हो, या फिर आप प्रॉक्सी भी अपॉइंट वहां पे कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपके पास में कंपनी के शेयर्स है तो आपको उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने शेयर्स वगैरह को ट्रांसफर करना है तो आपके ट्रांसफर डीड आएगी, तो वो सारे राइट्स भी आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर शेयर डिपॉजिटरी फॉर्मेट में है तो फिर डिपॉजिट का रिकॉर्डेड पेमेंट से मान लिया जाएगा। तो वो सब चीजें यहाँ पे हैं। चलो इसके बाद में अगर आपको याद हो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल्स, अगर कंपनी जो है वो फर्दर इशू लेकर आ रही है तो हम पढ़ते हैं ना राइट इशू, यानी जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं पहले वो उनको इशू करती है, बेसिकली उनको ऑफर देती है कि आपको खरीदना है क्या। अगर वो नहीं खरीदते तो ठीक है कोई बात नहीं है, बट पहले कंपनी को किसको ऑफर करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी को ऑफर करना पड़ता है, ठीक है। देन अगर कोई भी ऑडिटर है उसका रिमूवल है, रेजिग्नेशन वगैरह है, तो सिचुएशन में भी यहाँ पे क्या होगा, अगर वो एक्सपायरी पहले यानी जो 5 इयर्स का टर्म है उससे पहले हो रही है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले सीजी से पूछा जाएगा, एसआर पास किया जाएगा, फिर ही वो हो सकते हैं। यहाँ पे बता दिए कि एसआर पास करना पड़ता है, तो वो भी मेंबर का एक राइट है अगर आप उनको पहले निकाल रहे हो। देन आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अब देखो जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं, जो हमने पहले शेयर्स इशू करे, अगर आप उनको आगे जाके चेंज करना चाहते हो तो क्या आप बिना उनकी कंसेंट लिए चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, आपको आइदर वही है 3/4 ले लो या फिर आप एसआर पास करवा के उनकी कंसेंट लेकर ही उनके जो राइट्स हैं उनमें वेरिएशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये वाला राइट हो गया। इसके अलावा अगर मान लो आपने पूरा पढ़ लिया होगा क्लास एक्शन सूट्स वगैरह, अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराना है सिचुएशन में, तो मान लो हमने याद है डीडी में भी पढ़ा है एसएफआईओ वाला केस, तो एसआर पास करके मेंबर सीजी को बोल सकते हैं, तो वो एसएफआईओ को बोल देगा कि आप कंपनी में क्या कर लो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाओ। तो वहां पे था एसआर पास करने से भी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, तो वही बता रखा है, वो भी मेंबर का एक राइट है। देन आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 241 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, उस केस में भी तो हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्राइब्यूनल को, ठीक है, ताकि वो क्या करेंगे, वही जो आगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएंगे। देन यहाँ पे ट्राइब्यूनल की पावर्स वगैरह बता रखी है। इसके बाद देखो क्या है, वोटिंग राइट्स। ऑब्वियसली बात है कि जो भी मेंबर अगर आप कंपनी के बनते हो तो आपके पास में राइट टू वोट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब वही है कि पोल डिमांड हुआ है तो आपका पोल पे भी राइट आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट, प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। अब प्रमोटर कौन होता है? ऐसा कोई भी पर्सन होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन वगैरह वाला काम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन गिवन है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम हो, जिसका एनुअल रिटर्न में नाम हो एज अ प्रमोटर, या फिर जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डिंग के थ्रू चाहे अदरवाइज, ठीक है, तो उसका कंपनी के कंट्रोल है। इसके अलावा जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग्स में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों में से कंडीशन फुलफिल करोगे तो फिर आप किसमें फॉलो कर जाओगे, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग्स में
प्रमोटर पे फॉल कर जाओगे। अब देखो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, प्रमोटर के रोल्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बता रखा है। अब देखो मेनली तो लायबिलिटीज है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कंपनी के प्रमोटर हो, तो कुछ भी चीजें गलत होंगी तो आपके ऊपर लायबिलिटी तो आई जाएगी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ऑफिसर, तो कंपनीज एक्ट में ऑफिसर की डेफिनेशन में होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, और इस तरीके से आप ये देखते हो कि जिसके एडवाइस में बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट, तो अभी हमने ऊपर बात की वो प्रमोटर होता है, तो प्रमोटर ऑफिसर माना जाता है। तो अगर कहीं पर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट आएगा तो फिर उस केस में प्रमोटर भी फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद देखो अगर ऑफिसर प्रमोटर है इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो वो ऑब्वियसली 447 के अंडर लायबल हो जाएगा। अगर उसने प्रोस्पेक्टस ही गलत इशू करी है तो वो अगेन लायबल हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर सिविल लायबिलिटी भी आती है और उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी वही आ जाएगी, जहाँ पे भी क्रिमिनल आ रही है मतलब वो फ्रॉड के अंडर फॉल कर रहा है, सेक्शन 447 में जो पनिशमेंट है वो उसके लिए लायबल हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें सिविल लायबिलिटी की, तो जो भी उसने प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट दिया है और उस गलत स्टेटमेंट की वजह से किसी भी पर्सन को कोई भी लॉस वगैरह हुआ है, तो सिचुएशन में जिसको भी लॉस हुआ है तो प्रमोटर लायबल होगा उसको कॉम्पनसेशन या लॉस जो है वो रिएम्बर्स करके देने के, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे 447 में क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी और 440 और उसके अलावा सिविल लायबिलिटी भी उसके ऊपर अराइज हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद देखो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रेजिंग अगर वो कर रहा है और कैपिटल रेजिंग में उसने कुछ भी चीजें ऐसी कर दी जो कि एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस सिचुएशन में भी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट वगैरह उसके ऊपर आ सकते हैं। देन वही अगर प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह भी हो रहा है और सिचुएशन में भी उसने गलत तरीके से अमाउंट रेज किया है या उसने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करा है, या मनी जो भी उसने रेज किया था वो गलत इंटेंशन से किया या गलत जगह पे उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी उसके ऊपर। अब देखो पेनल्टीज पे बहुत सारी गिवन है, जितनी पेनल्टीज आपसे याद हो जाती है उतनी आप याद कर लेना, अदरवाइज वही है छोड़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। देन जनरल मीटिंग का जो हम नोटिस वगैरह दे रहे हैं वो नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो गया, उसमें आपने कुछ भी चीज गलत दे दी है या कंप्लायंस प्रॉपर नहीं की है तो भी आपके पेनल्टीज वगैरह एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। देन कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम पे जो लिक्विडेटर है वो आपसे असिस्टेंस मांग रहा है और आप मना कर रहे हो, आप उसका कॉपरेशन नहीं कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, पेनल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। या आपने बिजनेस में फ्रॉड वगैरह करा, फ्रॉड करके आपने बिजनेस रन कर रहे हो, तो भी अगेन आप वहां पे 447 में लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बेसिकली हेडिंग्स अगर आप ध्यान कर लेते हो तो ठीक है, पेनल्टीज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जितनी आपसे याद हो जाए उतनी आप रिमेंबर रख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर फोर्थ डायरेक्टर के अलावा, मतलब फोर डायरेक्टर्स को छोड़ दो, उनके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अगर वो अपना ऑफिस रिजाइन कर रहे हैं या वेकेट कर रहे हैं, तो जो प्रमोटर्स हैं वो जनरल मीटिंग जब तक होगी, वैसे नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर मान लो सबने ही एक साथ छोड़ दिया तो सिचुएशन में जब तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग नहीं होती है तब तक प्रमोटर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, जितने भी मिनिमम डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो तो ये था अपना प्रमोटर्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब देखो नॉर्मली हमें कंपनीज का कंसेप्ट पता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी ही चलती है, ठीक है, 51% जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कोई भी अगर नॉर्मल डिसीजन मेकिंग होगा तो हम किससे, मेजॉरिटी से ही कंसेंट लेंगे, और माइनॉरिटी को उनकी कंसेंट जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग किया है वो उनको मानना पड़ता है। तो 51% किस में रहते हैं, मेजॉरिटी में, और रिमेनिंग 49% किस में रहते हैं, माइनॉरिटी में। अब याद है अगर आपको हमने फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां पर हम लोग क्या बात करते हैं कि नॉर्मली कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेजॉरिटी ने अगर डिसीजन मेकिंग सही करी है, कुछ भी गलत नहीं है, तो मेजॉरिटी की विल्स जो है वो प्रिवेल करेंगे। लेकिन कुछ अगर एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स थे तो सिचुएशन में फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो वो आपको पूरा का पूरा सेम यहाँ पे अगेन रिपीट करके दे रखा है, ठीक है। चलो इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे हमें पता है सेबी है, सेबी का मेन काम, सेबी है क्या, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, और उसका मेन काम क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम है सेबी का। अब देखो उसके लिए बेसिकली उसने अलग अलग रेगुलेशंस भी बना रखी हैं, जैसे ICDR हो गई, सेबी ऑम्बर्समैन रेगुलेशन हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हो गई, देन प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गए। तो ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो सेबी ने बना रखी हैं। बेसिकली ये सारी रेगुलेशंस जो है किस लिए बना रखी हैं,
ताकि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए या कंपनी के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं कर पाए। इवन आपने स्कोर्स वगैरह के बारे में भी सुना होगा, तो वो सब कुछ भी यहाँ पर है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं IEPF, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ये जो फंड बनाया गया है कंपनीज एक्ट में क्यों बनाया गया है, ताकि जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनकी अवेयरनेस को हम बढ़ा सके, ठीक है, उनको हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी एजुकेशन वगैरह को हम लोग बढ़ा सके। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बताया कि जो भी जैसे शेयर्स का पैसा है, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स वगैरह हो गए या मेच्योर्ड वाले पैसे हो गए, तो जो भी पैसे एक्स्ट्रा हैं वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देखो क्या क्या पैसे, तो पहले क्या बढ़ने वाला है कि कौन कौन से अमाउंट्स हैं जो एज पर सेक्शन 125 क्रेडिट किए जाएंगे इस फंड में। देखो सबसे पहले तो क्या बोला, जो भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ग्रांट्स के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में। डोनेशन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, यानी आपने दान दे दिया पर आपने कोई पर्पस नहीं बताया कि इसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोनेशन। और यही हम बात करें ग्रांट्स की, तो ग्रांट्स में स्पेसिफिक पर्पस होता है कि मैं आपको ये पैसा दान दे रही हूँ और आपको इसी पर्पस के लिए यूज करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कोई भी टाइप के ग्रांट्स दिए हैं या डोनेशंस दिए हैं इस फंड के लिए, तो वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं वही अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो होता है, उसका जो भी पैसा है वो यहाँ पे चला जाएगा। देन इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पिछले वाली एक्ट में जो IEPF के अकाउंट्स में रिमेनिंग थे, वो अब वो तो देखो ऑलरेडी चले गए होंगे, बट ठीक है सेक्शन में मेंशन्ड है वो चीज। इसके अलावा क्या बोला है कि जो भी हमने इस पैसे से इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के हमारे पास जो भी इंटरेस्ट या इनकम रिसीव हुई है, तो वो भी यहाँ पर ही जाएगी, ठीक है। देन इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट वगैरह हमें रिसीव हुआ है ऊपर वाले सारे मेंशन्ड अमाउंट्स पे, तो इंटरेस्ट वगैरह की भी इनकम यहीं पे जाएगी, ठीक है। देन जो भी डिपॉजिट वगैरह मैच्योर्ड हो गए, डिबेंचर्स वगैरह मैच्योर्ड हो गए, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह हो गया, भाई अगर 7 साल के टाइम तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है, तो 7 साल की एक्सपायरी पे वो सारा पैसा, डिबेंचर, डिपॉजिट, उन पे इंटरेस्ट वगैरह, वो सारा पैसा भी इस फंड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रखा है कि 7 और मोर ईयर्स अगर हो गए हैं तो फिर उस सिचुएशन में वो पैसा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ अगेन वही अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन वगैरह किया है और वो भी अनक्लेम्ड है 7 ईयर्स तक का, तो ये बेसिकली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगेन बस वो ये शेयर होल्डर के यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे इस टॉपिक में ऐड कर रखा है। अब देखो ये क्या बोला गया है कि अभी हमने ऊपर क्या बात की थी, कौन कौन सा पैसा हमें उस फंड में ऐड करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस फंड के पैसे को आपको किस किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो अब देखो जो पैसा है, अब मान लो कोई रिफंड मांगने के लिए आ गया डिविडेंड का, डिपॉजिट का, तो आप उसके रिफंड में यूज करोगे। इन्वेस्टर्स के एजुकेशन, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस वगैरह इन सब के लिए यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं क्लास एक्शन सूट्स वगैरह में, तो लीगल एक्सपेंसेस के रिएम्बर्समेंट के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो किसी ने क्या किया था, अमाउंट मतलब पर्सोनिफिकेशन सॉरी, किसी ने क्या किया था, पर्सोनिफिकेशन करके आपका पैसा ले लिया था, मतलब उसने बता दिया कि वो शेयर होल्डर है पर वो एक्चुअली नहीं था और उसने कोई पैसा वगैरह ले लिया, तो डिसजॉर्जमेंट हो गया। तो बेसिकली जिसको एक्चुअल पर्सन, जो एक्चुअल जिसके नाम पे उसने गलत काम किया है, हम उसको कॉम्पनसेट भी कर देते हैं उस पैसे से, ठीक है। तो उसको जो भी लॉस वगैरह हुआ है वो आप उसको इस पैसे से दे सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, इन्वेस्टर एसोसिएशन पे। देखो जो सेबी है वो क्या चाह रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन सब के प्रोग्राम्स वगैरह को जनरेट करना, तो इसीलिए उसने क्या अलाउ कर दिया कि इन्वेस्टर एसोसिएशंस यानी ग्रुप्स बना सकते हैं इन्वेस्टर्स के एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। और लेकिन आपको उनको सेबी के पास में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो जिससे सेबी उनकी जो भी फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट कर पाएगी। देखो नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं, लेकिन एक तरीके से सेबी की वजह से उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा एज इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, तो वो यहाँ पे बता रखा है। अब बेसिकली वो लोग क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले सेबी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वर्कशॉप होने के एटलीस्ट 5 दिन पहले वो प्रायर अप्रूवल लेंगे और उसके बाद में फिर जो भी रिएम्बर्समेंट वगैरह है वो एक्सपेंसेस का क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली सेबी ने अलाउ कर रखा है कि हाँ अगर इन्वेस्टर एसोसिएशंस बनना चाहते हैं इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रजिस्टर हो जाओ हमारे पास में, हम आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में आ जाओ, अब हमें गिवन है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली तो हमें रूल पता है कि मेजोरिटी की विल्स चलती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेजोरिटी की वजह से माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ गलत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऑपरेशन हो गया या मिसमैनेजमेंट वगैरह हो गया, तो
तो उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंपनीज एक्ट में बहुत सारे हमें प्रोविजंस गिवन है। और एक अपने जो OECD प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी हमें गिवन है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और फॉरेन शेयर होल्डर्स, उन पे भी हमें इक्वली फोकस करना है और उनके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस गिवन है, एक तो वही है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये जो पूरा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये आपका कंप्लीटली आरसीडी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में केस फाइल किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा क्लास एक्शन सूट्स। तो क्लास एक्शन सूट्स के लिए भी 241 242 में परमिशन दे रखी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है माइनॉरिटी को, तो वो फिर वही परसेंटेज जो है शेयर होल्डर्स वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जो हम पढ़ते हैं, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में देख लिया है कि देखो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके कम मतलब माइनॉरिटी में होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का बेसिकली कंसेप्ट भी बता दिया है। ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जो 20,000 वाले शेयर्स की वैल्यू होल्ड करते हैं उनके लिए बात हो रही है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट है ई वोटिंग। अब देखो बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको लगता है हमारे पास में काफी कम वैल्यू के शेयर्स हैं, तो हम कंपनी में जाएंगे, वोट करेंगे, इतना खर्चा भी हो जाएगा, क्या ही सेंस बनता है, हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी बिकॉज हम माइनॉरिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो इस तरीके से डिमोटिवेट होकर वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो कंपनीज क्या प्रोवाइड करती है, ई वोटिंग की फैसिलिटी, यानी आप जहां हो घर बैठे बैठे भी आप वोटिंग कर सकते हो। तो ई वोटिंग की कंपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड वहां पर कर देती है। तो एक तरीके से ये भी एक राइट जो है वो शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी वालों को अवेलेबल करवा रखा है। ठीक है, देन देखो एग्जिट राइट्स। अब बेसिकली क्या होता है, अगर जो शेयर होल्डर्स है लाइक टेक ओवर वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या फिर अगर मर्जर अमैलगमेशन भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि जिनको नहीं रहना, मतलब जिनको ठीक है अप्रूवल नहीं देना उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, तो फिर उनको क्या प्रोवाइड कर दी जाती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, कि आप जो भी अपने शेयर्स हैं वो बेचो और हम आपको पैसे दे देंगे, यानी आपको कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, देन आरपीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 188 जो सेक्शन है पूरा, उसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी अगर ट्रांजैक्शंस है, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो विद इन द लिमिट्स है तो आप अप्रूवल किसका ले लोगे, बोर्ड का अप्रूवल ले लोगे। अगर वो एक्सीडिंग द लिमिट्स है तो आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स का। तो वो यहाँ पे बात हो रखी है, तो अगेन बिना अप्रूवल के तो आरपीटी वैसे भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें गिवन है वही एप्लीकेशन फॉर रिलीफ, वही क्लास एक्शन सूट पर आपको बता रखा है कि अगर लग रहा है तो कुछ लिमिट में जो शेयर होल्डर्स हैं वो ट्राइब्यूनल के पास में जा सकते हैं, वही है 100 और 110 शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो अलाउ कर देंगे। तो ये बेसिक सारी चीजें आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं, स्पेशली आरसीडी में तो पूरा सब्जेक्ट ही यही है, तो वो आप एक बारी देख लेना। अब आ जाओ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द रूल इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये जो है ना, ये भी अगर आपको याद आए, हमने चैप्टर नंबर 2 में ये पहले भी बात कर रखी है। देखो आपको याद हो हमने 3 वहां पे टॉपिक्स बनाए थे कि यहाँ पे एक तो होते हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स जो है वो पॉलिसीज वगैरह खरीदते हैं किसमें, इंश्योरेंस कंपनी में, और इसके बाद जो अपनी इंश्योरेंस कंपनी है वो ये जो भी पैसा है उसको वो आगे इन्वेस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टी कंपनी में। तो अब इस सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टी कंपनी की गवर्नेंस को काफी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि इनका काफी अच्छा खासा परसेंटेज होल्डिंग है। तो अब इनके लिए क्या बात कर रखी है कि इन्वेस्टी कंपनी की भी ड्यूटीज बनती है कि वो जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं उनकी बात सुने, उनके साथ सेपरेट मीटिंग्स 1-to-1 बेसिस पे कंडक्ट करे, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है वो उनको सॉल्व करे, जो भी प्रोजेक्ट्स में एंटर कर रही हैं वो उनको समझाएं। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड देयर रोल इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो अब देखो क्या क्या चीजें बोली। सबसे पहले तो वही है 1-to-1 मीटिंग्स। 1-to-1 मीटिंग्स में क्या होगा, जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में किसके साथ मीटिंग करेंगी, इन्वेस्टर्स के साथ में, जो कि कौन से वाले होंगे, इंस्टीट्यूशनल वाले, यानी बाकी सारे शेयर होल्डर्स वहां पे नहीं आएंगे। तो ये उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगेन उनके पास में सारा शेयर होल्डिंग है, तो उनको अलग से बैठ के बात करनी होती है, आप किस में एंटर कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो 1-to-1 मीटिंग्स। इसके बाद देखो क्या होता है,
वोटिंग ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वोटिंग तो देखो उनको करनी ही होती है, लेकिन ये क्या होता है, वोटिंग करने से पहले जो भी प्रपोजल है, जो भी रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन के बारे में कंपनी के साथ में डिस्कशंस कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी को सजेशंस वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वही 1-to-1 मीटिंग वगैरह कंडक्ट करके वो कंपनी को एडवाइस कर देंगे कि आप ये सही कर रहे हो, यहाँ पे सही नहीं कर रहे हो। तो वोटिंग भी इनको एक्सरसाइज वहां पर करनी है। इसके अलावा आता है फोकस लिस्ट। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपनी फोकस लिस्ट यानी जिस जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज में, वो एक लिस्ट बना सकते हैं, और वो लिस्ट के लिए वो चेक कर सकते हैं जो CRAs होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, तो वो उन एजेंसीज का डेटा कलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंपनीज है जो हाईएस्ट रेटिंग्स पे है, कौन कौन सी लो रेटिंग्स वाली कंपनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर आप वही कंपनी को बोलोगे कि अपने आप को गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, और नहीं तो फिर हम वही ऑप्ट आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रेटिंग्स जो कि CRAs ने असाइन उनको की होती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें गिवन है OECD प्रिंसिपल्स के बारे में। आपको देखो OECD जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें भी हमें क्या बताते हैं कि ये प्रिंसिपल्स में जो अभी हम 6 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अवेयरनेस और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बताते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हैं चाहे वो मेजोरिटी हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पर भी बताया कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी कंपनी को अच्छे से क्या करना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए। तो उनको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उन पे फोकस नहीं करेगी तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन रख के ही नहीं रहना चाहेंगे, वो ऑप्ट आउट करना चाहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी जो OECD प्रिंसिपल्स है वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप कंपनी की गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करो, और कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टर्स की बात सुनो, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करो। तो डबल साइडेड वाली बात हो गई यहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ कुछ कोड्स गिवन है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अलग अलग कंट्रीज के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स हैं वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले में दे रखा है यूके का स्टीवर्डशिप कोड। यूके के स्टीवर्डशिप कोड में हमें प्रिंसिपल्स गिवन है। टोटल अपने जो प्रिंसिपल्स है वो 18 प्रिंसिपल्स हैं। 12 प्रिंसिपल्स जो आपके मेनली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, असेट मैनेजर्स, असेट ओनर्स के ऊपर, और जो आपके 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से ही 6 हैं वो एप्लीकेबल किसके ऊपर हो रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। तो जो 12 है उसमें से कुछ 6 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसमें कौन आएंगे, वही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आ जाएंगे, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स आ जाएंगे, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना यूके स्टीवर्डशिप कोड। सेकेंड है अपना PRI। PRI क्या है, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। आपको 6 प्रिंसिपल्स गिवन है। ये बेसिकली ESG जो अपना एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस है उससे डील करता है। देन अपना क्रिसा। क्रिसा है साउथ अफ्रीका के लिए कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ है अपना कैल्पर्स। कैल्पर्स है मतलब कैलिफोर्निया के लिए, कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट स्कीम। तो ये बेसिकली आपको 4 तरीके से इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स दे रखे हैं। अब देखो ये इस चैप्टर में भी गिवन है आपको, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में। तो अब ये जो इतने सारे इंटरनेशनल कोड्स हैं, ये इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं, बहुत कुछ नया कंसेप्ट है। गवर्नेंस इंडिया में भी है, गवर्नेंस आउटसाइड भी है। अल्टीमेट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सेम ही तो रहेंगे गवर्नेंस के। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका फॉर्मेट याद कर लेना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के फॉर्मेट में गिवन है, कौन कौन सा डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपने उसका फॉर्मेट और एक तरीके से राइटिंग स्कीम याद करी ना, किस तरीके से लिखना है, जो आपको अंदर का कंटेंट लिखना है वो आपको सेम ही लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें यूके स्टीवर्डशिप कोड की, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल के फॉर्मेट में दे रखा है, और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बिगिनिंग किससे हो रही है, सिग्नेटरीज से। ठीक है, यानी आपको बेसिकली यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी नहीं लिखना है, आपको सिग्नेटरीज लिखना है। यानी जो सिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है, जो इस कोड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अगर कोई पर्सन किसी चीज को साइन कर देता है तो मतलब वो उस चीज को मान रहा है ना, तो उसके कंसर्न में सिग्नेटरीज बोल रखा है कि जो भी इस कोड को मान रहे हैं, अब चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमने बात की, इनके 6 प्रिंसिपल्स गिवन है, चाहे वो नॉर्मली कंपनी की बात कर लो, बोर्ड की बात कर लो, तो सिग्नेटरीज वर्ड है। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक याद कर लो। अब देखो अगेन कंटेंट हमें क्या गिवन है, स्ट्रैटेजी, पर्पस, कल्चर, ये आपको मानना है, गवर्नेंस प्रॉपर होगी, स्टीवर्डशिप प्रॉपर होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करना है। तो कंटेंट वही रहेगा, बस आप एक तरीके से फॉर्मेट सबका देख लेना।
तो ये आप इंटरनेशनल वालों को एक बारी रीड कर लेना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये होता क्या है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म बेसिकली, अभी हमने बात की थी अपने होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, और इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इनको अलग अलग कंपनी में जाकर क्या करना हो, वोटिंग भी करनी हो, और ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज होती है उनकी एजीएम एक ही टाइम पे फॉल करती है, या फिर मान लो मीटिंग का वही टाइम क्लैश हो रहा है तो इनको टाइम नहीं मिल पाया कि ये सोच पाए कि रेजोल्यूशन पे हमें क्या वोटिंग करनी है, मतलब इनको नहीं पता, या फिर ये जो है इनको ये आइडिया नहीं है कि हमें रेजोल्यूशन पे यस बोलना चाहिए या हमें रेजोल्यूशन पे नो बोल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या वो बहुत ज्यादा लोन की वैल्यू लेना चाह रही है ताकि वो कोई नई डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रही है, कोई नई ब्रांच ओपन करना चाह रही है, मतलब कि मान लो बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट करना चाह रही है, अब वो अप्रूवल मांगने आ रही है, तो अब आपको पता ही नहीं है कि आपको अप्रूवल में यस बोलना चाहिए या नो बोलना चाहिए। रीजन बिहाइंड, आपको नहीं पता कि वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा या वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अब आप जो है वो रिसर्च कैसे करोगे, आपको उतना टाइम भी नहीं हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ जाए, इसके अलावा ऐसा टाइम के क्लैशेस नहीं हो जाए, रेजोल्यूशन पे गलत वोटिंग नहीं हो जाए, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं एडवाइजर्स को, जिनका काम ही क्या होता है, कंपनी में जाएंगे, वो कंपनी के जो भी प्रपोजल्स हैं जिन पे रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं उन सारे प्रपोजल्स को वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव, कितनी वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इन्वेस्टर्स को रेजोल्यूशन पे यस बोलना चाहिए या नो बोलना चाहिए। तो वो सारे प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ये वाला काम करते हैं, मतलब वो एडवाइजर्स होते हैं बेसिकली, जिनका काम क्या होता है, रिसर्च एनालिसिस करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या करना, एडवाइस करना कि वेदर आपको रेजोल्यूशन पे यस बोलना चाहिए या आपको रेजोल्यूशन पे नो बोलना चाहिए। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये एडवाइजरी फर्म्स का काम ही यही है, तो वो बहुत अच्छे से जाके टाइम डिवोट करके कंपनी के साथ में डिस्कशंस भी कर सकते हैं, और कंपनी बाउंड है, कंपनी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करेगी, कंपनी मना नहीं कर सकती आप कौन हो भाई हमसे इन्फॉर्मेशन कैसे मांग रहे हो, ये क्या बोल देंगे, हमें किसने हायर करा है भाई, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमें हायर करा है, तो कंपनी उनको मना भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स किसको हायर कर रहे हैं, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स को हायर कर रहे हैं। रीजन क्या क्या थे, एक तो वो प्रॉपर जो प्रपोजल्स हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे, देन एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को कि उनको वेदर यस बोलना है रेजोल्यूशन पे या उनको रेजोल्यूशन पे नो बोलना है। और ऐसा इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनकी जनरल मीटिंग्स एक ही टाइम पे फॉल कर रही हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो हर एक को एनालाइज खुद से नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है जो इन्वेस्टर के पास में खुद के पास में नहीं है, इसीलिए वो एक्सपर्ट एडवाइजर जो कि कौन होते हैं, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, उनसे ले रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन की कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ओवरसीज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ओवरसीज जो है कंपनीज वो कैसे क्या काम कर रही है उनके बारे में तो नॉलेज चाहिए ना डिटेल में, ठीक है, तो वो सब चीज भी इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करती हैं, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हमें प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना, ये अपने वो नॉर्मल प्रॉक्सी नहीं है जो अपने मीटिंग में जाके अपने लिए वोट कर सकते हैं, वो नहीं है, ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स है, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो इसको एक बार आप रीड कर लेना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि अपना ग्रुप कंपनीज के बारे में। अब देखो ग्रुप कंपनीज बेसिकली सब्सिडरीज अगर बहुत सारी जो होती है होल्डिंग कंपनी की, तो आपस में उनको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। और सब्सिडरीज होती क्या है, जिसमें किसी एक कंपनी ने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा होता है। अब कंट्रोल कैसे हो सकता है, शेयर होल्डिंग के थ्रू भी हो सकता है कि आपने मोर देन 50% का इक्विटी होल्ड कर रखा है, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो या पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल करते हो, तो वो आप कंट्रोल हो सकता है। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है दैट इज व्हाट, होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल हो रही है दैट इज व्हाट, सब्सिडरी कंपनीज। तो जो सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो आपस में मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगी, ग्रुप फॉर्म कर लेंगी। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में हम सिर्फ और सिर्फ किसमें डील नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ खुद कंपनी पे ध्यान देना है। अगर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है
तो आपको होल्डिंग कंपनी के साथ साथ अपनी सब्सिडरी कंपनीज पे भी आपको उतना ही ध्यान देना होता है, बिकॉज अगेन आप वहां पे कंट्रोल कर रहे हो तो आपका कंट्रोल वहां पर है। अगर सब्सिडरी गलत तरीके से काम करेगी तो आपकी शेयर होल्डिंग वहां पे इन्वॉल्व है, तो आपका पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा रेपुटेशन का भी लॉस हो जाएगा कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, गलत काम कर दिया, फ्रॉड कर दिया। तो होल्डिंग कंपनी की ड्यूटी सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए नहीं होती है, बल्कि सब्सिडरी कंपनीज के लिए भी होती है। चलो आप देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो हमें वही मीनिंग गिवन है, वो आप अभी रीड कर लेना, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एलओडीआर एज वेल एज कंपनीज एक्ट दोनों में ही कुछ कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के लिए। तो सबसे पहले क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमने पहले बात कर ली कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है, जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी के जो भी मिनट्स वगैरह होंगे, ठीक है, डायरेक्टर की मीटिंग के, बोर्ड मीटिंग के जो भी मिनट्स होंगे वो उनको पीरियोडिकली होल्डिंग कंपनी के सामने क्या करने हैं, प्लेस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होंगे या फिर असेट्स वगैरह होंगे, तो अगर वो 10% की वैल्यू से एक्सीड कर रहे हैं तो भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, आपको होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा। इसके बाद में ये तो मैं बताइए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको कैसे प्रेजेंट करने होते हैं, कंसोलिडेट करके। तो जो होल्डिंग है सब्सिडरी के साथ में क्या करेगी, कंसोलिडेट करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी। और इसके अलावा वेबसाइट वगैरह पे भी आपको हर सब्सिडरी के वेबसाइट पे उसको प्लेस करना है। देन क्या बोला है, जो ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी के कंसर्न में कि जो ऑडिटर होगा लिस्टेड कंपनी का, वो चेक कर सकता है कंसोलिडेटेड भी, और इसके अलावा जो बाकी सारे स्टेटमेंट्स हैं सब्सिडरी कंपनीज के वो उसको भी चेक कर लेगा। देन अगर हम लोग बात करें मटेरियल सब्सिडरी की, अब आपको याद होगा मटेरियल सब्सिडरी कौन सी होती है, जिसमें लिस्टेड कंपनी और उसके जितनी भी सब्सिडरीज है अगर हम उन सबका कंसोलिडेट करके देखें इनकम और नेटवर्थ, तो उस सब्सिडरी का 10% से एक्सीड करना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपकी कोई सब्सिडरी मटेरियल सब्सिडरी है तो उस सिचुएशन में अगर कंपनी उस सब्सिडरी में से अपने शेयर होल्डिंग को विड्रॉ करना चाहती है और वो विड्रॉल कितना है, 50% से ज्यादा का, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो वो विड्रॉल कर रही है वो इतना विड्रॉल कर लेती है कि आपकी शेयर होल्डिंग वहां पे 50% से कम हो जाती है। 50% से ज्यादा होती है तो आप क्या रहते हो, वहां पे होल्डिंग रहते हो। आपने वहां पे 50% से कम कर ली आपकी होल्डिंग, तो यानी अब वो आपकी सब्सिडरी ही नहीं रहेगी। तो अगर आप मटेरियल सब्सिडरी में से 50% से मतलब इस तरीके से विड्रॉल कर रहे हो कि 50% से कम की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट ही बचता है आपका, मतलब आप सीज टू बी द होल्डिंग कंपनी, तो सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या बोला है, अगर आप वही है कि सेल कर रहे हो या लीज वगैरह कर रहे हो मोर देन 20%, तो सिचुएशन में भी आपको एसआर पास करना पड़ता है, वही एसेट्स वगैरह, ठीक है। चलो इसके बाद में आपको याद होगा 24A रेगुलेशन जो है अपनी, उसमें हम क्या करते हैं, लिस्टेड कंपनी की और उसके जो भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज है रेगुलेशन 24A में, हम उनकी क्या करवाते हैं, वहां पे सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करवाते हैं। ओके चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस। अब देखो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, फैमिली के ऑलमोस्ट सारे ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब आउटसाइडर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं, जो एकदम एम्प्लॉय वाली पोजीशन है, और जो एकदम केएमपी और डायरेक्टरशिप वाली पोजीशन है वो किसके पास में होती है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पास में होती है। तो अब फैमिली मेंबर्स के पास में सब कुछ है तो उससे प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है कि जो ओल्ड वाले लोग होते हैं, ओल्ड वाली जनरेशन होती है, अगर वो टॉप मैनेजमेंट में है या डायरेक्टर्स हैं तो वो अपनी चलाएंगे, वो नए आइडियाज को आने नहीं देंगे, उनकी एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाती है, मतलब वो इनोवेशन में इतना बिलीव नहीं करते, मोनोपोली क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। तो बेसिकली वहां पे क्या हो सकता है, क्लैश ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं न्यू जनरेशन में, और जो अपनी ओल्ड जनरेशन हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो डिसीजन मेकिंग है अब उसमें भी ये होता है कि जो चीज जो ओल्ड जनरेशन को सही लग रहा है वो उसी को बिलीव करते हैं, जो नए वाले लोग बोल रहे हैं उसको बिलीव ही नहीं करते कि ये तो छोटे हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको नई जो भी थिंकिंग्स हैं उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाते और वो प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव नहीं कर पाते। उनको क्या लगता है ठीक है फैमिली वाला है तो नेक्स्ट पोजीशन पे कौन लेगा, फैमिली वाला ही लेगा। अब भले वो केपेबल हो चाहे वो केपेबल नहीं हो, ठीक है, बट उस तरीके से वो चलता ही जाता है। लेकिन ये पहले ज्यादा होता था, आजकल के टाइम पे तो सब कुछ चेंज हो ही गया है। भी बता रखा है यहाँ पे कि अगर कोई फैमिली ओन एंटरप्राइजेस है तो उस सिचुएशन में
क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने एज वेल एज एलओडीआर ने बहुत सारे क्या लगा दिए हैं, रेस्ट्रिक्शंस और प्रोविजन लगा दिए हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या बोला है, क्या अपॉइंट करना है हमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर। ऑब्वियस ही बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए जो कि फैमिली से नहीं हो सकते हैं, वही ये इंश्योर कर पाएंगे कि इनके बीच में क्लैशेस नहीं हो, और फैमिली वाले जो हैं वो जबरदस्ती अपना ओवर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कई कई पे क्या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेल को प्रेफरेंस दी जाएगी, विमेन को नहीं अपॉइंट करते हैं, तो उसका भी कंसेप्ट कंपनीज एक्ट ने दे दिया है कि आपको किसको अपॉइंट करना है, विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। इसके बाद में क्या प्रोविजन है, सीएसआर। अब जो फैमिली वाले को क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए क्यों करे, सारा पैसा घर में आना चाहिए, लेकिन सीएसआर के कंसेप्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, तो सीएसआर प्रमोट किया गया है। ठीक है, देन ऑडिट कमेटी, ऑब्वियसली बात है उसका काम ही है ये इंश्योर करना कि सब कुछ एकदम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहाँ पे एकदम एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसका चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट होता है। तो सिचुएशन में ऑडिट कमेटी इंश्योर कर लेगी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर अगर आ रही है अकाउंट्स या फाइनेंस या ऑडिट से रिलेटेड, तो वो उसको इजीली सॉल्व कर पाए। देन वही है, एनआरसी आपको रखनी होती है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो मेंबर्स एसआर पास करके एसएफआईओ के पास भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट खुद से भी एसएफआईओ से इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको बेसिकली प्रोविजंस दे रखे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फैमिली एंटरप्राइज है भी तो उसमें आउटसाइडर्स भी हैं और आउटसाइड प्रोविजंस भी हैं। स्पेशली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अलावा जो होते हैं एनईडी और इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स, तो वो ध्यान दे लेंगे, तो वो सब जो है मिलकर ही चेक कर लेंगे कि फैमिली वाले ओवर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके बाद देखो क्या बात बोली है कि अब फैमिली वालों में कुछ कुछ चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। देखो जो चैलेंजेस है वो वही है, जो इन्वेस्टर्स है उनको लग सकता है कि यार ये फैमिली बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे फैमिली के लोग भरे पड़े हैं, तो ये खुद के बारे में सोचेंगे, हमारी बात पे इतना ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनको भी क्या लग सकता है, हम कितनी ही मेहनत कर ले, प्रमोशन तो किसको ही देते हैं, ये प्रमोशन तो जो फैमिली वाले लोग हैं उनको ही देते हैं, हम तो हमेशा नीचे वाली जो पोजीशंस होती हैं, स्टाफ वाली पोजीशंस होती हैं, उन पे ही रह जाएंगे। ठीक है, इसी बात वही एक चेंज इन माइंडसेट तो क्या था कि यहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उन वाले लोगों से आपका माइंडसेट हो सकता है एकदम डिफरेंट हो, क्योंकि वहां पे वो किसको प्रमोट करेंगे, प्रोफेशनलिज्म को, और आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, वही ओल्डर और न्यू के बीच में झगड़ा ही रह जाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर विन ओवर कर लेंगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े। इसमें बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स देख लिया, देन हमने प्रमोटर्स के बारे में बात कर ली, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर ली, और देन हमने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, ये सब बात कर लिया। आपको बस क्या करना है, जो अपने एक्सटर्नल इंटरनेशनल वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है एक बार आप उनको रिवाइज कर लेना, बस आपको बेसिक पढ़ना है, कंटेंट आपका अगेन वही होगा जो हम नॉर्मल सीजी में पढ़ते हैं। ओके।